नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके सुन करके भी प्रश्नोत्तर एकदम अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ये है पाठ 1 सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, सूक्ष्म जीव, इनका वर्गीकरण विटाकर पद्धति से करो। तो इसके उत्तर में आएगा जीवाणु क्या है? जगत मोनेरा है। आदिजीवी क्या है? जगत प्रोटिस्टा है। कवक, जगत कवक। शैवाल, यदि शैवाल एक कोशिकीय है तो जगत प्रोटिस्टा, यदि शैवाल बहुकोशिकीय है तो जगत वनस्पति। आदि केंद्र की में क्या आएगा? जगत मोनेरा। दृश्य केंद्र की में क्या आएगा? जगत मोनेरा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जगत। और सूक्ष्म जीव में क्या आएगा? जगत मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा। इस तरीके से विटाकर ने वर्गीकरण किया था। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? सजीव, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, बहुकोशिकी, एक कोशिकी, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूरा करो। यहाँ पे देखो, ये जो दिया गया है इसको हमको पूरा करना है। तो सजीव में क्या आता है? आदि केंद्र की आता है और दृश्य केंद्र की आता है। आदि केंद्र की में एक कोशिकी और एक कोशिकी में मोनेरा। और दृश्य केंद्र में क्या होता है? एक कोशिकी होता है और बहुकोशिकी होता है। एक कोशिकी में प्रोटिस्टा और बहुकोशिकी में कवक, वनस्पति और प्राणी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? मेरी जोड़ीदार खोजो। यहाँ पे इसका जोड़िया मिलाना है। तो इसके उत्तर में क्या आ जाएगा? कवक, कैंडिडा। दूसरा प्रोटोजोआ, अमीबा। तीसरा विषाणु, बैक्टीरियोफेज। चौथा शैवाल, क्लोरेला। और पांचवा जीवाणु, आदि केंद्र की। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए कथन सही है या गलत, लिखकर उनका स्पष्टीकरण लिखो। उसमें से पहला है लैक्टोबैसिलाई ये हानिकारक जीवाणु है। इसके उत्तर में आएगा ये असत्य है। इसका स्पष्टीकरण क्या है? लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु है। इनका उपयोग दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। इसके उत्तर में आएगा सत्य। इसका स्पष्टीकरण क्या है? वनस्पतियों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति के भीतर अनेक केंद्रक विद्यमान होते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? अमीबा कूटपादों की सहायता से संचलन करता है। इसके भी उत्तर में आएगा सत्य और स्पष्टीकरण में आएगा अमीबा एक आदिजीवी है। यह आदिजीवी कूटपादों का उपयोग संचलन के लिए करता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? प्लाज्मोडियम के कारण आम होती है। इसके उत्तर में आएगा असत्य। इसका स्पष्टीकरण है प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जबकि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण आम होता है। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया? टोमेटो विल्ट यह जीवाणु जन्य रोग है। इसके उत्तर में आएगा यह असत्य है। इसका स्पष्टीकरण है टोमेटो विल्ट एक विषाणु जन्य रोग है। इस प्रकार के विषाणु केवल वनस्पतियों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है विटाकर वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखो। इसके उत्तर में आएगा विटाकर के वर्गीकरण पद्धति के लाभ। पहला है विटाकर की वर्गीकरण पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, आदि केंद्र की सजीवों को विभिन्न जगत में अलग स्थान दिया गया है। आदि केंद्र की सजीव दूसरे सजीवों से भिन्न है, इसलिए उन्हें अलग स्थान देना न्याय संगत है। तीसरा, सभी एक कोशिकीय दृश्य केंद्र की सजीवों को एक साथ प्रोटिस्टा नामक जगत में रखा गया है। इससे युग्लिना का स्थान निश्चित करने में सहायता मिली। चौथा है युग्लिना में वनस्पतियों की भांति हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि प्राणियों की भांति युग्लिना के पास कशाभिका पाई जाती है। इस प्रकार पूर्व के वर्गीकरण पद्धति में ऐसी जाति के सजीवों के कारण कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। पूर्व काल में युग्लिना को आदि जीवी संघ में रखा गया था। और पांचवा है कवक मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए कवकों को एक पृथक जगत में स्थान दिया गया है। छठवां है पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कोशिका संरचना की जटिलता, सजीवों के प्रकार अथवा जटिलता, पोषण का प्रकार, जीवन शैली, वंशावली संबंध,
कोशिका का संगठन इत्यादि पर विचार किया गया। और सातवां है अत एवं पंच जगत वर्गीकरण पद्धति जैविक वर्गीकरण पद्धतियों में सबसे प्रामाणिक पद्धति बन गई। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, विषाणुओं की विशेषताएं लिखो। इसके उत्तर में आएगा पहला, विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका औसतन आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। विषाणु को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता। वे जैविक तथा अजैविक घटक सीमा रेखा पर स्थित सजीव हैं। विषाणु जीवाणु की अपेक्षा 10 से 100 गुना छोटे सूक्ष्मजीव हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। दूसरा, यद्यपि इन्हें सजीव नहीं माना जाता है, परंतु विषाणु स्वयं अपनी प्रतिकृति निर्मित कर सकते हैं। तीसरा, इनका अस्तित्व अति सूक्ष्म जीवित कण के रूप में होता है। विषाणु डीएनए अथवा आरएनए के लंबे अणु होते हैं, जबकि प्रोटीन या प्रथिन के आवरण से ढका होता है। चौथा, विषाणुओं का जीवन यापन केवल जीवित वनस्पति कोशिका अथवा प्राणी कोशिका के भीतर संभव है। जब विषाणु पोषक कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, तब वे पोषक कोशिकाओं की यंत्रावली की सहायता से स्वयं के लिए प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। ये प्रोटीन संक्रमण करने वाले विषाणुओं की कई प्रतिकृति निर्मित करते हैं। पांचवा, ये संक्रमणकारी विषाणु पोषक कोशिका को नष्ट करते हैं तथा इसके पश्चात विषाणुओं की प्रतिकृतियां मुक्त हो जाती हैं। ये सभी विषाणुओं की मुक्त प्रतिकृतियां पोषक की अन्य जुड़ी हुई कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं। और छठवां है, अधिकांशतः विषाणु विभिन्न रोगों के वाहक अथवा रोगाणु होते हैं। ये विषाणु वनस्पतियों तथा प्राणियों में रोग उत्पन्न करते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, कवकों का पोषण कैसे होता है। इसके उत्तर में आएगा, अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं। ये कवक मृत शरीर तथा विघटनशील कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। कवक वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक कार्बनिक पदार्थों का पूर्णतः विघटन करते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, मोनेरा जगत से संबंधित सभी सजीव स्वयं पोषी अथवा परपोषी होते हैं। तीसरा, इस जगत के सभी सजीव आदि केंद्रकी होते हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन सजीवों में केंद्रक आवरण तथा कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। चौथा, मोनेरा जगत के विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेरी, ट्रेपोनेमा पेलिडम, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी, लेजियोनेला न्यूमोनी, साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकाकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया है, पहचानो तो मैं कौन। उसमें से पहला है, मुझमें केंद्रक या प्रसर कलायुक्त कोशिका अंगक नहीं होते। इसके उत्तर में आएगा, मोनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्मजीव। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, मुझमें केंद्रक प्रसर कलायुक्त कोशिका अंगक होते हैं। इसमें आएगा, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित आदिजीवी। मैं आदि केंद्र की सजीवों में कोई सजीव या आदिजीवी हूँ। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करता हूँ। इसके उत्तर में आएगा कवक। चौथे में क्या दिया गया, मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसके उत्तर में आएगा जीवाणु तथा कुछ आदिजीवी। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ। इसके उत्तर में आएगा विषाणु। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, मेरा शरीर अंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ। इसके उत्तर में आएगा शैवाल। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, सही आकृतियां बनाकर नामांकित करो। उसमें से पहला है जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार। तो जीवाणु के किस तरीके से प्रकार है वो देखना। इसमें आएगा पहला गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, स्वल्प विरामाकृति, सर्पिलाकार। इस तरीके का जीवाणु के प्रकार होते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में किसका आकृति बनाना है, पैरामीशियम। तो ये रहा हमारा पैरामीशियम। अब अगला करते हैं। तीसरे में किसका बनाना है, बैक्टीरियोफेज का। तो ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। ये डीएनए युक्त शीर्ष है, कॉलर, आच्छाद, पुच्छ, स्पाइक और पुच्छ तंतु। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लिखो। जीवाणु दिया गया, कवक, विषाणु और शैवाल। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, पहला विषाणु, उसके बाद जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।